गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। आज उसी के सीक्वेंस में अगला टॉपिक द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे जुड़े हुए जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि पिछला जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा और जब भी हम अगले टॉपिक पर बढ़ें उससे पहले इससे प्रीवियस टॉपिक हमें क्लियर होने चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। कंसीडर ए कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जैसे ही हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V by L, okay? Because of this electric field, the free electrons inside it, they starts drifting towards the positive end. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये धीरे धीरे पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे एंड द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस रिलेशन, जो हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है। और यहां पर आप ध्यान दें कि इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल एन, ओके। स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कैन वी फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या उन सभी का चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ध्यान दें कि टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स multiply by charge of the electron, okay. This n represent total number of free electrons, okay, and total number of free electron is number density multiply by volume, okay. Volume of the conductor is product of the cross sectional area and length of the cylindrical wire, okay, and charge of each electron is A. So this will be the amount of free charge inside the conductor, okay. इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर है। अब आप ध्यान देना, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, वो धीरे धीरे पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने समय में इस पूरे कंडक्टर को क्रॉस कर जाएंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द गिवन सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली पास हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, जो इस एंड पर है, ओके। उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd। उस इलेक्ट्रॉन को इस क्रॉस सेक्शन से इस सेक्शन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, दैट इज इक्वल टू T, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद Vd वेलोसिटी। तो वी कैन राइट द टाइम एज L by Vd, ओके। तो इट मींस इन दिस टाइम all the free electrons present in the conductor crosses the whole section of the given conductor. Is it clear? Now as we know that current is equal to the amount of charge flowing per unit time, okay, Q by T, and Q is equal to N AL into E and T is equal to L upon VD, okay। इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, Vd ऊपर आ जाएगा, तो therefore I can be written as A N A Vd, okay. This is the required relation between current and drift velocity. For better understanding, let us take some examples or numericals related to this topic, okay. Now in the given question it is given that the two wires, one wire is made up of copper, another wire is made up of iron, okay. They are having equal diameter, उनका जो diameter है उस वायर का diameter equal है and they carries equal amount of current through them, यानी दोनों से equal amount की current पास हो रही है। Now we have to compare the drift velocity of the free electron in the two materials। इस material के अंदर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है और बताना है किस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ओके। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि करंट की बात की जा रही है, डायमीटर की बात की जा रही है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जा रही है। इट मींस इन ऑर्डर टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द रिलेशन I इज इक्वल टू A N A V D, ओके। अब यहां पर आप ध्यान दें कि करंट थ्रू देम सेम है, ओके। एरिया एज डायमीटर दोनों का सेम है, इट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है।
क्या नंबर डेंसिटी दोनों की सेम होगी? कॉपर इज गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू आयरन, ओके। तो इट मींस इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन आयरन, ओके। तो यहां पर दोनों मटेरियल्स के लिए हम लिख लेते हैं फॉर कॉपर वी कैन राइट I इज इक्वल टू A N1 E V1, ओके। for iron we can write I is equal to A N2 E V2, ओके। I दोनों में सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इनको हम कंपेयर करें तो वी कैन राइट A N1 E V1 is equal to A N2 E V2, ओके। A और E दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे एंड वी कैन राइट V1 by V2 is equal to N2 by N1, okay। N1 is the number of free electron per unit volume for the copper, ठीक है। N1 क्या है? कॉपर की फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी है और N2 क्या है? इट इज द फ्री चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयरन एंड वी नो दैट N1 is more than N2, denominator is more than numerator. As N1 is more than N2, it clearly indicates that V2 is more than V1, okay। Means the drift velocity of electron in this material is higher than the drift velocity in copper. Now in next question it is given that V is the potential difference applied across a copper wire of length L and diameter D, okay। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है वो आप ध्यान दें कि अगर हम V को डबल करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। इसी तरह से डायमीटर को, वायर के डायमीटर को अगर हम डबल कर दें तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर बात की जा रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वोल्टेज की, एरिया की एंड लेंथ की, ओके। तो इससे रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड हमारे पास क्या रिलेशन है? Vd इज इक्वल टू माइनस ऑफ EE बाई M इंटू टो, ओके, इन वेक्टर फॉर्म। हम इस वेक्टर फॉर्म जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। अगर हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसिडर करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय EE बाई M इंटू टो, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, and we know that electric field is equal to V by L, okay। so we can write it as E V by ml into टो। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान दें कि अगर क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, इफ V is doubled, यानी कि द न्यू पोटेंशियल इज ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वन, अगर हम पोटेंशियल को डबल कर दें तो दिस रिलेशन क्लियरली इंडिकेट्स दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डबल होगा तो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो बिकेम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वन, ओके। ये चीज समझ में आ गया होगा, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। नाउ इन सेकेंड पार्ट क्या चीज पूछा गया है कि इफ लेंथ इज डबल्ड, यानी कि अगर लेंथ को डबल कर दें तो अगेन लुक एट द रिलेशन। ये रिलेशन इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके। इन सच केस अगर लेंथ डबल हुई है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकेम इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वन, ओके। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज पूछा गया है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, ओके, डायमीटर को डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। डायमीटर को डबल करने का मतलब है एरिया को इंक्रीज करना, एरिया को इंक्रीज करना, ओके। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन में अगर आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करती। इट मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिमेन सेम, ओके। In this way, by using the relation, we can explain the effect on drift velocity with the change in potential, length, diameter. उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगला टॉपिक जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है 10th क्लास के अंदर, उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ की पॉइंट्स आपको ज़रूर नए नज़र आएंगे। तो मैं आप लोगों का यहाँ ध्यान चाहूँगा, इसमें आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि A and B are the two conductor if they are charged to different potential, okay।
अगर उनको चार्ज किया गया है अप टू डिफरेंट पोटेंशियल एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, और मान लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर इज हायर देन द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। ऐसे केस में क्या होगा, दे विल शेयर देयर चार्जेस, क्या करेंगे ये लोग अपने चार्ज शेयर करेंगे, और चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल। चार्ज के फ्लो का मतलब है करंट फ्लो करेगी फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। ओके, अब ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो कब तक करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। व्हेन द पोटेंशियल ऑफ टू बिकेम इक्वल, उसके बाद में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो करंट है और चार्जेस का जो फ्लो है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है इस वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस वायर में करंट होगा। अगर पोटेंशियल ऑफ दीज टू एंड्स आर इक्वल तो इस वायर में करंट कितनी होगी, जीरो। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि करंट फ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड करंट इज इट्स इफेक्ट। ओके, कॉज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका इफेक्ट क्या है, करंट। तो जब भी हम कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं तो कॉज और इफेक्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो कॉज इज ऑलवेज टेकन ऑन राइट साइड एंड इफेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन लेफ्ट साइड। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बनता है ओम्स लॉ का, वो आप ध्यान दें, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ओम्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट थ्रू द वायर, करंट थ्रू द वायर। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। क्या स्टेटमेंट बनेगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट थ्रू ए वायर is directly proportional to potential difference applied across the two ends of the wire. This statement is the correct statement. लेकिन कई बार हम स्टेटमेंट लिखते हैं V is proportional to I और इसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिख देते हैं और वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। We cannot say that potential difference applied across the two ends of the wire is proportional to the current, क्योंकि करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट है। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि I is proportional to V, कि करंट थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो स्टेटमेंट लिखते समय इन चीज़ों का ध्यान देना है। हम स्टेटमेंट V इज प्रोपोर्शनल टू I के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, बट मैथमेटिकली वी कैन आल्सो राइट V इज प्रोपोर्शनल टू I। मैथमेटिकली ये करेक्ट है, बट लैंग्वेज वाइज जब हम लिखते हैं स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा। And for our convenience we can also write V is proportional to I। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, not in language। okay, अगर हम proportional sign हटाते हैं then we have to put a constant and that constant represent, वो constant किसको represent करेगा, resistance of wire। is it clear? This is the mathematical form for Ohm's law where R represent resistance of the wire। Now if we plot a graph between V and I, okay, as V is proportional to I is proportional to V, we will get a straight graph। यानी कि जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए VI ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, कुछ केसेस में हमें दिस ग्राफ इज कॉल्ड VI ग्राफ। ओके, इन केस इफ यू प्लॉट IV ग्राफ तो वो ग्राफ भी सेम आएगा, बट वी हैव टू मार्क I ऑन दिस साइड एंड V अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अगेन ग्राफ तो कैसा आएगा, स्ट्रेट आएगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ आप सामने ध्यान दें। नाउ लुक एट VI ग्राफ। ओके, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स इस ग्राफ पर लिए हैं। ओके, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये C भी एक पॉइंट है। अगर इस ग्राफ का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप को निकालने का तरीका होता है tan थीटा निकालें। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप का एक्चुअल मीनिंग होता है राइजिंग ग्राफ विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इट मीन्स स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ओके, दिस BC इज द वेरिएशन और चेंज इन पोटेंशियल, so it is equal to delta V, and AC is the change in current, and this ratio is equal to the resistance of the wire। means in case of VI graph
in case of VI graph, we can calculate resistance by calculating slope of the graph. By calculating slope of the graph. Okay. Now look at this IV graph. In case of IV graph, I is taken along y-axis and V is taken along x-axis. Okay. In this graph, if we calculate the slope is equal to, slope का मतलब होता है rising graph with horizontal, that is equal to BC upon AC, and this BC is the change in current, so it is equal to delta I, and AC is equal to the change in potential, it is equal to delta V, and we know that R is equal to delta V by delta I, means R is equal to reciprocal of slope. Okay, so in case of VI graph, resistance can be calculated by calculating slope, and in case of IV graph, resistance can be calculated by taking reciprocal of the slope. Okay, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा. इससे रिलेटेड कुछ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. सपोज आपको दिया हुआ है IV ग्राफ. क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन टू अस? IV graph for two different conductors A and B. Now compare their resistance, and this graph is IV graph, and in case of IV graph, resistance is inversely proportional to slope. मीन स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. ओके, तो स्लोप ऑफ बी इज लोअर देन द स्लोप ऑफ ए. बी का स्लोप कम है और ए का स्लोप ज़्यादा है. ओके, इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ बी इज हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए. इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर यही क्वेश्चन VI ग्राफ का होता, VI graph for two different materials A and B which have higher resistance, तो ग्राफ कौन सा है? VI graph, and in case of VI graph resistance is given by slope, यानी resistance is directly proportional to slope. slope ज़्यादा है तो resistance ज़्यादा होगा. It means resistance of A is higher than the resistance of B. Okay, इसमें A का resistance ज़्यादा होगा. एक और पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप. वन टाइप ऑफ कंडक्टर दे आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, एंड सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टर उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर. अब ओमिक कंडक्टर नाम से ही क्लियर है कि ओमिक कंडक्टर का मतलब इज ऑलवेज ओम्स लॉ, एंड फॉर विच IV ग्राफ और VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन कंडक्टर आर दोज कंडक्टर विच डू नॉट ऑलवेज ओम्स लॉ, या फिर जिसके लिए VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व्ड हो सकती है, कैसे भी हो सकती है. ओमिक कंडक्टर एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर वायर हो गया, कोई भी रेजिस्टेंस वायर हो गया, that always Ohm's law, and the VI graph or IV graph for them is always a straight line. Okay, लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल है सेमी कंडक्टर्स. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उनके लिए IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. डायोड भी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, उसके लिए भी IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन सीक्वेंस इज प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का जो प्रूफ है वो आप ध्यान दें. ओके, वी नो दैट I इज इक्वल टू ANEVD. ये रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है. ओके, एंड दिस VD इज इक्वल टू EE बाई M इंटू 2. ओके, एंड देयरफॉर I can be written as ANEEE by M into 2. Okay. Now as we know that E is equal to V by L. E किसके equal है? It is equal to V by L. Therefore I can be written as ANE into E is E square. E की जगह पर हम लिख रहे हैं V by L, तो V by ML into 2. Okay. हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर 2 अपॉन ML इंटू V. ओके, यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं V बाय I, तो इट इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर 2. ओके, वी कैन राइट V बाय I इज इक्वल टू ML upon ANE square 2. Okay, for a given conductor इसकी लेंथ कांस्टेंट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है,
इसकी नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और टो इज द रिलैक्सेशन टाइम विच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, hence we can write V by I is constant. Okay, it implies that V is proportional to I, or we can write I is proportional to V. Okay, and in this way we can prove Ohm's law. Ohm's law के स्टेटमेंट में एक फैक्टर आ रहा था रेजिस्टेंस. ओके, ओम्स लॉ को मैथमेटिकली हमने किस तरह से मेंशन किया था? V is equal to IR. इसमें ये जो R है, that R is called रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मास. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी जिसके कारण ये जो मटेरियल है इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट. ओके, हर मटेरियल से जब चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी, वो मटेरियल उस फ्लो को अपोज करेगा, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे रहे हैं? रेजिस्टेंस. ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय V by I. ओके, किसी भी वायर का, किसी भी मटेरियल का कितना रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? V और I का रेशियो लेंगे, या फिर डेल्टा V बाई डेल्टा I के अकॉर्डिंग उसका रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी अगर हम बात करें कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. यानी कि V का मतलब है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और I का मतलब है करंट. ओके, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, इट्स यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, एंड द सिंबल फॉर ओम इज दिस. ओके, तो रेजिस्टेंस की क्या यूनिट है? ओम, और ये उसका सिंबल है. अगर हमें 1 ओम को डिफाइन करना है, यानी हमें इस यूनिट को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम किसकी यूनिट है? 1 ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपके पास क्या रिलेशन है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V by I. ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, इफ V is 1 volt, okay, and I is 1 ampere, then R will become equal to ये 1 है, तो R कितना हो जाएगा? 1 ओम. तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ डिफाइन करें. ये इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आप सीखें कि if 1 volt potential difference is applied across a conductor and 1 ampere current flows through it, then the resistance of this conductor is 1 ohm. In this way we can define any unit. इस मेथड के अकॉर्डिंग हम किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, इससे जस्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था? ओम्स लॉ के प्रूफ में हमने क्या किया था कि V by I इट इज इक्वल टू ml अपॉन a n e square 2. ओके, एंड वी नो दैट V by I is equal to resistance of the given material. It implies that resistance of the given material is given by ml upon a n e square 2. Okay, is it clear? हम इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेट इसका चेंज कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं एज m अपॉन n e स्क्वायर 2 और साथ में l अपॉन a. ओके, नाउ इन दिस रिलेशन ये जो ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ मटेरियल. फॉर ए गिवन टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब मान लेते हैं ये कॉपर वायर है और ये दूसरी कॉपर वायर है. ओके, दोनों कॉपर वायर है, इनकी शेप साइज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन फॉर 2 डिफरेंट कॉपर वायर्स दिस ब्रैकेट विल रिमेन कांस्टेंट. क्योंकि इसमें अगर कॉपर है तो दोनों में नंबर डेंसिटी सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम है और टेम्परेचर सेम है, तो रिलैक्सेशन टाइम भी सेम है. तो फॉर ए गिवन टाइप ऑफ मटेरियल दिस ब्रैकेट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, एंड दैट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्या बोलेंगे इसको? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, resistance of a given wire is given by rho L by A, where rho is equal to m upon n e square 2. Okay, this resistivity it depends upon number density and relaxation time. Okay, number density it depends on nature of the material, and relaxation time it depends on temperature. किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पर. इन टर्म्स हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं
resistance depends on the four factor. Resistance of a wire it depends upon four factor. वो factor कौन कौन से हैं? एक तो length, second cross sectional area and rho, which depends upon nature and temperature. इस रिलेशन में एक नई टर्म आपको नजर आ रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टिविटी. ओके, अब आप ध्यान देना, ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन टाइप ऑफ मटेरियल. और कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी हम यूनिटरी मेथड काम में ले सकते हैं. वो यूनिटरी मेथड कैसे काम में लेंगे वो आप ध्यान दें. ओके, इफ लेंथ ऑफ गिवन वायर इज यूनिट 1 मीटर हम लिख देते हैं एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज यूनिट यानी 1 मीटर स्क्वायर. उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू रो. ओके, क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस. तो आप ध्यान देना, ये रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस of a conductor of unit length and unit cross sectional area. और इसकी यूनिट क्या होगी? As we know that R is equal to rho L by A. ओके, तो rho is equal to किसके इक्वल आएगा? rho it is equal to R A by L. ओके, R की यूनिट क्या है? ओम. इसकी यूनिट क्या है? एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर. तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल. इट मीन्स यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. क्या यूनिट होगी इसकी? ओम मीटर. ओके, एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं. मान लेते हैं ये गिवन कॉपर वायर है. ओके, ये कॉपर वायर है. इट इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ. मतलब इसको खींचकर इसकी लेंथ को कितना कर दिया गया? ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. हमें ये बताना है कि हाउ डज इट्स रेजिस्टिविटी वैरीज. इसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा? यस, सोच कर देखें, क्योंकि रेजिस्टिविटी की बात की जा रही है. तो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हमारे पास क्या रिलेशन है? वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L by A. ओके, देयरफॉर रो इट कैन बी रिटन एज R A by L. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो आप ध्यान देना कि अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हम बोल सकते हैं 50% स्टूडेंट इस तरह से सोचते हैं. लेकिन आप इस चीज़ को भूल जाते हैं कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर. ओके, नेचर का मतलब वायर किसकी है? ये वायर किसकी बनी हुई है? कॉपर की. ओके, क्या इसको स्ट्रेच करने पर इसका नेचर बदल जाएगा? क्या इसको खींचने से ये गोल्ड में चेंज हो जाएगी? It will remain copper. It means the resistivity of the given wire will remain same because it depends only on nature and temperature, not on the dimension. Length or cross sectional area पर ये depend नहीं करती. Okay. Now let us take a numerical based on this concept. Suppose it is given that resistance of a given wire is 4 ohm. Okay. And it is stretched to twice of its original length. What will be its new resistivity and new resistance? हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी लेंथ को खींचकर कितना कर दिया गया? ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल वन. ओके, और उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा और रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो सामने ध्यान दें कि फॉर ए गिवन वायर यू नो दैट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L by A. ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 ओम, जो कि हमें गिवन है. मान लेते हैं इस वायर की लेंथ कितनी है? L. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A. और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम. वो हमने मार्क कर दिया. ओके, अब आप ध्यान देना, एज पर क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? द वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. इट मींस द न्यू लेंथ इज इक्वल टू 2L. ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या सेम रहेगा वायर को खींचने से? रबर बैंड आपने देखा होगा, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो धीरे धीरे वायर, वो रबर बैंड जो है वो पतला हो जाता है. यानी एज वी स्ट्रेच तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? कम होगा. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि अगर डेंसिटी रिमेन सेम, इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल रिमेन सेम, देन द न्यू वॉल्यूम एंड original volume will remain same. Okay, so therefore new cross sectional area it can be written as
L by L dash, ओके। और L dash हमें पता है इट इज इक्वल टू 2L, तो कैंसिल हो गया, इट मीन्स A dash इज इक्वल टू A by 2, इट मीन्स द न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A by 2। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पर होता 3 टाइम्स ऑफ L तो यहाँ आ जाता A by 3, अगर यहाँ होता हाफ ऑफ L तो यहाँ हो जाता ट्वाइस ऑफ A। तो इस तरह से डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ये कर बताने की आवश्यकता नहीं है, ओके। एंड व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी, अभी हमने डिस्कस किया कि उसको स्ट्रेच करने से नेचर चेंज नहीं होगा, इट मींस द रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, ओके। तो न्यू रेजिस्टेंस के केस में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश, रो डैश इज इक्वल टू रो एंड L डैश इज इक्वल टू 2L एंड A डैश इट इज इक्वल टू A by 2, तो ऊपर ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ रो L by A and rho L by A, its value is 4. It means the new resistance is 4 times of 4, okay, means equal to 16 ohm. ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जो आपने 10th में भी पढ़ रखा होगा. Now, if it is given in the question that a wire of resistance R is stretched to increase its length by 10%, calculate the percentage change in the resistance. उस केस में परसेंटेज रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा वो हमें चेंज फाइंड आउट करना है, ओके। इट इज गिवन दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर कितना है, इट इज इक्वल टू रो L by A, ओके। वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, इट मींस द न्यू लेंथ इज इक्वल टू L प्लस 10% ऑफ L, ओके। जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 110 by 100 L. Is it clear? अब आप ध्यान देना, न्यू लेंथ इज इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू 100 by 110 टाइम्स ऑफ A. जस्ट इसका उल्टा, अगर ये डबल है तो ये हाफ है, ओके। एंड न्यू रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, नेचर चेंज नहीं होगा. न्यू रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो डैश L डैश by A डैश. वैल्यूज प्लेस करें, L डैश इज इक्वल टू 110 by 100 टाइम्स ऑफ L और A डैश इट इज 100 अपॉन 110 टाइम्स ऑफ A, ओके. तो न्यू रेजिस्टेंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 110 by 100 square rho L by A, okay, and this rho L by A is equal to original resistance. तो R dash is equal to 121 upon 100 times of R, okay. हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस. परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके. चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओके. इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है वो आप ध्यान देना. R डैश बाई R, इसको इधर ले आए, वी हैव 121 बाय 100, ओके. अब दोनों तरफ -1 करो, क्या करना है, दोनों तरफ -1, हमें क्या मिलेगा, R डैश माइनस R अपॉन R, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 21 बाय 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आ गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इट इज इक्वल टू 21%, ओके. उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपके डाउट हैं तो आप डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं. आप अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं और उस क्वेरीज को हम अगले वीडियोज़ में कवर अप करेंगे.